अफगानिस्तान, जिसने 40 सालों में सिर्फ लड़ाई ही देखी। ये एक बहुत ही खूबसूरत देश रहा है। पहले का अफगानिस्तान वैसा नहीं था जैसा हम लोग उसको आज देखते हैं। वो अफगानिस्तान शायद यूरोप से भी बेहतर था। वहाँ की औरतों को उस समय कभी फेमिनिज्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और सडनली सब बदल गया। एक ऐसा वक्त था जब अफगानिस्तान में शांति थी और वहाँ के लोग, खास करके औरतें, अपना अच्छा फ्यूचर देख सकती थी। यह है वहाँ की क्वीन हुमैरा और किंग जाहिर शाह, जिन्होंने 1960s में औरतों को पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने की आज़ादी दी और 1964 में कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको वोट करने का हक दिया। और उस वक्त आदमी और औरत के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। काबुल एक अलग ही दुनिया थी, वॉर से कोसों दूर। वेस्टर्न कपड़े, वेस्टर्न म्यूजिक, कल्चर, ये सब काबुल में बहुत नॉर्मल था। यह अफगानिस्तान का गोल्डन एज था। लोग गरीब थे लेकिन खुश थे। टूरिस्ट भी बिना किसी फिक्र के अफगानिस्तान घूमने आते थे। लेकिन टूरिस्ट के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रोटेस्ट मूवमेंट भी अफगानिस्तान आया। स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन और कम्युनिज्म की बातें करने लगे। लेकिन ये चीज़ें अफगानिस्तान की 80% पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में रहती थी उनको पसंद नहीं थी। यहाँ के लोग कबीले के नियम पालते थे और औरतों को बांध कर रखा जाता था। और मुस्लिम क्लरिक्स काबुल के डेवलपमेंट को चिंता से देखने लगे। और इसी वजह से 1970s में पहली इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई। उनका एम ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को बनाए रखना था। यहाँ से शुरुआत हुई अफगानिस्तान के पॉलिटिकल इस्लामिज्म की। और अफगानिस्तान के लोग दो हिस्सों में बंट गए, इस्लामिक और कम्युनिस्ट्स, लेफ्ट और राइट। 1973 में कम्युनिस्ट मोनार्की को हटा के खुद पावर में आ गए और अफगानिस्तान एक रिपब्लिक कंट्री बन गई, जिसका पहला प्रेसिडेंट बना मोहम्मद दाऊद खान, जो किंग जाहिर शाह का ही कज़न था। फिर 1978 में कम्युनिस्ट ने दाऊद खान और उनकी फैमिली के 23 मेंबर्स को एक रात में ही मारकर खुद सत्ता हासिल कर ली और इसे कहा गया अप्रैल रेवोल्यूशन। नई सरकार अफगानिस्तान को एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाने में लग गई। उन्होंने एक भी ओपोजिशन को नहीं छोड़ा। उनके पहले टारगेट थे इस्लामिस्ट्स और मुस्लिम क्लेरिक्स। कम्युनिस्ट के अग्रेसिव मूव्स के वजह से इस्लामिक रेवोल्यूशन जोर पकड़ने लगा। और ये इंसर्जेंट्स खुद को बुलाते थे मुजाहिदीन। This revolution is an Islamic revolution and it has its special aims and goals, which is to establish a pure Islamic system in Afghanistan, freedom of Afghanistan and liberation of Afghanistan. जिसका खतरा पड़ोसी कम्युनिस्ट कंट्री यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन को महसूस हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं
इस रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस यूएसएसआर में रहने वाले मुस्लिम्स पर भी पड़ सकता था और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यूएसएसआर ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान भेजी। अफगान लोगों का भरोसा जीतने के लिए सोवियत ने सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने का फैसला किया और करीब 10,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एक ही दिन में छोड़ दिया गया। कुछ दिनों तक अफगानी लोगों ने भी सोवियत को सहन किया, लेकिन जल्द ही ये बात क्लियर होने लगी कि ये लोग अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जाने वाले और अब अफगानिस्तान पहली बार बाहरी लोगों के कब्जे में था। पब्लिक अब धीरे धीरे मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लगी। और सोवियत का सबसे बड़ा राइवल यूएसए, जिसने मौका देख के सोवियत को हराने के लिए मुजाहिदीन को पैसे और हथियार देने शुरू किए। That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes, your mosques back again because your cause is right. God is on your side. करीब 30 लाख लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान जा चुके थे। और पेशावर के रेफ्यूजी कैंप्स मुजाहिदीन का एक हॉटस्पॉट बन गया और यहीं से उनको हथियार और पैसे अमेरिका से मिलते थे। Have you bought many guns Yes. for Afghanistan? Yes, many guns. How many? About 30,000. 30,000. Yes. That's a lot of rupees. Where does the money come from? This come America. From America. Yes. और एक सऊदी जो आगे चल के दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला करने वाला था, उसका भी कैंप यही था। नाम था ओसामा बिन लादेन। उसने दुनिया भर से फाइटर्स को अफगानी जिहाद में शामिल होने के लिए सपोर्ट किया और इन कैंप्स में रेडिकल इस्लाम फैलने लगा, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा कम उम्र के लड़के थे। मुजाहिदीन में दो लीडर सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, गुलबुद्दीन हेकमतयार और अहमद शाह मसूद। 1985 आते आते मुजाहिदीन इतना ताकतवर हो गया था कि वो सोवियत को हेविली डैमेज कर सकता था और काबुल ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के कब्जे में था। काबुल में अब भी सब नॉर्मल था, लेकिन बस ऊपर से। ये वॉर अब काबुल तक पहुंच चुका था। मुजाहिदीन ने टेररिस्ट अटैक करने शुरू किए ताकि कम्युनिस्ट कमजोर हो पाए। सोवियत को इससे काफी नुकसान हुआ। (1986) मॉस्को। मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत की आर्मी को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया। अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स मुजाहिदीन ने सोवियत आर्मी को हरा दिया, लेकिन काबुल अब भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के हाथों में था, जो मुजाहिदीन की आखिरी चुनौती थी, जिसके बाद वो इस्लामिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सकते थे। लेकिन अफगानी लोगों के लिए वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। मुजाहिदीन ने काबुल पे कब्जा किया। अब वक्त आ गया था, मुजाहिदीन एक इस्लामिक गवर्नमेंट बना सकता था। लेकिन ये होता उससे पहले मुजाहिदीन 2 ग्रुप्स में बढ़ गया था और कंट्रोल के लिए आपस में लड़ने लगा। इस सिविल वॉर में हजारों लोग मारे गए और इसके जिम्मेदार थे अहमद शाह मसूद और गुलबुद्दीन हेकमतयार।
1994 में एक नई ताकत उभरने लग गई जिसका नाम था तालिबान। तालिबान ने यह वादा किया कि वो अफगानिस्तान में अमन और शांति लाएंगे और इन्हीं वादों के कारण अफगानी लोगों ने तालिबान से उम्मीद लगा ली। – 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह को मार दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान का चेहरा ही बदल दिया। उन्होंने अल्कोहल, फिल्म्स और हर तरीके के एंटरटेनमेंट पर बैन लगा दी और ऐसे रूल्स लाए जिसका बुरा असर औरतों पर पड़ा। उनकी पढ़ाई रोक दी गई, जॉब छीन ली गई और उनको मारा भी जाता था। तालिबान के राज में अफगानिस्तान अब एक इस्लामिक कट्टरवाद का हब बन चुका था और तालिबान के ही प्रोटेक्शन में ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान गया। सोवियत से लड़ने के बाद उसने अल कायदा फॉर्म किया जिससे वो ग्लोबल जिहाद करना चाहता था। लादेन ने अफगानिस्तान में टेररिस्ट्स के लिए ट्रेनिंग कैंप्स सेटअप किए और अटैक्स के लिए तैयार किया जो था यूएसए के खिलाफ। – 9/11 के हमले के एक महीने के अंदर ही यूएस और ब्रिटिश फोर्सेस ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए और जिन लोगों ने उन्हें प्रोटेक्ट किया उन्हें हटाने के लिए अफगानिस्तान में पहुंची। The United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. ओसामा तो भाग निकला लेकिन तालिबान गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई और अब शुरू हुआ एक नया दौर जो एक बार फिर लोगों को पीस और डेमोक्रेसी की उम्मीदें दे रहा था। नाटो के कमांड पर 51 कंट्रीज ने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान भेजे ताकि अफगानिस्तान की डेमोक्रेसी डेवलप हो पाए। जितना भी पैसा अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए आता था वो करप्शन की वजह से टेररिस्ट के हाथ लग जाता था और करप्शन की वजह से ही लोगों का भरोसा गवर्नमेंट से उठने लग गया और इसी का फ़ायदा तालिबान ने उठाया। वो दोबारा इकट्ठा होने लगे, नए रिक्रूट्स किए और वापस आने की तैयारी करने लगे। 2014 में टेररिस्ट अटैक्स काफ़ी बढ़ने लगे लेकिन अब दूसरे देश अपनी ट्रूप्स वापस बुला रहे थे। फरवरी 2020 में यूएस ने तालिबान के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया और 14 महीनों में अपने सारे ट्रूप्स अफगानिस्तान से हटाने का वादा किया। तालिबान ने इसका फ़ायदा उठाया और अफगानिस्तान को एक बार फिर कैप्चर कर लिया और फिर से अफगानिस्तान का फ्यूचर, सिक्योरिटी और औरतें खतरे में आ गए हैं। वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।